हाँ जी, तो अब आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग पे भी है। अब आपका लास्ट वाला लेक्चर क्या यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, बताइए, देखा था आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इससे पहले वाला लेक्चर? हाँ कर दो बेटा जल्दी से, देखा था कि नहीं देखा होगा आई गेस। चलो, तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। तो हो क्या रहा है बेटा कि ऐसे कंडक्टर्स, आप जानते हो कि करंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है, बताओ करंट के दुश्मन का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी नहीं बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो करंट का एक तरह से आप कह लीजिए कि एनिमी है। रेजिस्टेंस में एक वर्ड छुपा है रेजिस्ट। तो रेजिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर करंट कभी फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस अगर आपने आगे यहाँ पे लगा रखा है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इस बात को कहेगा कि मैं करंट को आगे फ्लो नहीं करने दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते थे, ये आप जानते हो। तो हुआ क्या कि बेटा कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका काम ये है कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे बड़े आसानी से। तो अगर ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास होने दे रहे हैं, क्यों होने दे रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आप जानते हो कि अगर किसी एटम में, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई है तो एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा अगर होंगे तो वो अगले वाले जो बाहर वाले शेल है उनमें होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए इनका नाम है इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये फ्री है घूमने के लिए, है ना, ये मूवमेंट कर सकते हैं, और जब ये फ्री होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही हमने देख लिया कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जो फ्लो ऑफ करंट को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अब जब कोई सब्सटेंस करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहा है तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि पक्की बात है कि उस सब्सटेंस के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो या तो नहीं होगा या फिर ना के बराबर होगा, तभी तो करंट फ्लो कर पा रही है। बताइए, अगर रेजिस्टेंस होता तो फिर करंट फ्लो ही नहीं करती। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन है, आपको मैंने पहले बता दिया, पहले वाली क्लास में चीज क्लियर करी आपको। तो बेटा कंडक्टर्स क्या हो गए? कंडक्टर्स के लिए हमें तीन बातें समझ में आती है। पहली बात कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी बात कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे सकते हैं, देते ही हैं ऑफ कोर्स, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंडक्टर्स के अंदर बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है या लगभग नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? प्लीज बताइए। यस सर। क्लियर है? तो बेटा अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम होने को ही मैं क्या बोलूंगा कि बेटा लेस क्या है, बताओ, ऑपोजिशन। तो अगर लेस ऑपोजिशन है मतलब रुकाव कम है, रुकावट कम है ना, सामने बहुत सारे इतने हिंड्रेंसेस नहीं है, तो अगर नहीं है करंट के सामने कोई हिंड्रेंस तो वो अपने आराम से फ्लो कर जाएगी, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, कंडक्टर। लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, बताओ? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इंसुलेटर हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। तो बेटा अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रही है तो करंट को कौन रोक रहा होगा? उसका दुश्मन, यानी कि इंसुलेटर में बेटा रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज्यादा होगी, किसमें, इंसुलेटर्स में। यही रीजन है कि अगर मैंने ये ग्लास ले लिया तो ये ग्लास बेटा क्या है, ये एक इंसुलेटर है, ग्लास से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते, ठीक है। मान लीजिए मैंने रबर ले लिया, ठीक है, मैंने वुड ले ली, मैंने प्लास्टिक ले लिया, मैंने फाइबर ले लिया, इनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते। क्लियर हो गया? तो ऐसे सब्सटेंसेस विच ऑफर लार्जेस्ट ऑपोजिशन, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस को क्या करें, ऑफर करें या प्रोवाइड कराएं, या लार्जेस्ट ऑपोजिशन को प्रोवाइड कराएं, बेटा उन्हीं को क्या बोला जाता है, बताओ, इंसुलेटर्स। क्या ये बात क्लियर हो गई अब? यस सर। कंडक्टर्स देख लेते हैं। देखो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, एक नाम अभी आपने पढ़ा कंडक्टर, तो कंडक्टर में हमने क्या चीज पढ़ी? कंडक्टर में ये बात पढ़ी कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्ज है, चार्ज का मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर देंगे, उसको अलाउ कर देगा, यानी कि करंट को फ्लो होने का अलाउ कर देगा। लेकिन उससे पहले लग गया एक वर्ड सुपर। सुपर का मतलब क्या है कि भाई मैन तो है लेकिन सुपर मैन है ना, काम तो हमारे जैसे ही करता है लेकिन उड़ भी सकता है, बहुत सारी शक्तियां हैं उसके पास, उसे सुपरमैन बोल दिया हमने उसको। तो बेटा सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर वाले सारे नेचर तो रखेगा, लेकिन सुपर है अगर तो एक एक्स्ट्रा नेचर और रख लेगा। और वो एक एक्स्ट्रा नेचर क्या है? वो एक एक्स्ट्रा नेचर ये है कि भैया रेसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि रेसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सुपर कंडक्टर। आपने सुना है कि कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस ना के बराबर हो, लेकिन होगा जरूर, थोड़ा बहुत तो हो गए ना ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनमें
कंडक्टर्स के अंदर बिल्कुल भी रेसिस्टेंस है ही नहीं, मतलब करंट बहुत मतलब मान के चलो बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से निकल गई, एकदम पानी की तरह बह गई करंट। तो मतलब क्या हो गया, वो कंडक्टर नहीं है, वो भगवान है, वो सुपर कंडक्टर है। ठीक है, और मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि इस पूरी दुनिया में सुपर कंडक्टर नाम के मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम किसी कंडक्टर को फुल्ली, ठीक है, फुल्ली एकदम सुपर कंडक्टर बना सकें, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ माइन्यूट से रेसिस्टेंस तो आते ही आते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह से वो होता है, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा यूटोपिया। अभी यूटोपिया का नाम सुना आपने? एक टर्म होता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पे किसी को कोई दुख ही नहीं है, सब सुखी हैं। क्या पॉसिबल है आज के जमाने में? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, तो वही चीज हो गया, ये समझ लो एक तरह से यूटोपिया वाली कंडीशन है सेमीकंडक्टर की, सॉरी सुपर कंडक्टर की। तो ये चीजें कभी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सुपर कंडक्टर में अगर कभी आपसे पूछे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि द कंडक्टर विच ऑफर्स जीरो रेसिस्टेंस। जीरो रेसिस्टेंस मतलब कि करंट के सामने उसका दुश्मन आएगा ही नहीं कभी, और नहीं आएगा तो करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगी। तो वही क्या, सुपर कंडक्टर। तो पढ़ लो, कंडक्टर्स विच ऑफर जीरो रेसिस्टेंस, ठीक है, टू फ्लो द करंट इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर। क्लियर हो गया? बताओ। Yes, sir. चलिए, फिर हमने बात करी थी एक सेमीकंडक्टर की भी, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर की बात कर ली थी, देख लो एक बार इसको भी। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे कंडक्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक पास होने भी देते हैं और नहीं भी देते, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, सेमी, यानी कि थोड़ी करंट पास हो जाती है, कंडक्टर से ज्यादा और सुपर कंडक्टर से कम, तो ये बीच में आ गए। मतलब देखो, जैसे ये कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर है, तो इनके बीच में आ गए बेटा सेमीकंडक्टर। अभी समझ में आ रहा है? तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी, लेकिन सुपर कंडक्टर से कम करेगी, तो वही सेमीकंडक्टर है। एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, याद है आपको? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमने आपको एग्जांपल भी समझाए थे सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है, आगे चल के आपको सब मिल जाएगा, डोंट वरी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात हो रही थी, तो इसको भी हमने समझा था। टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे कैरी सेम करंट। याद करो, कल बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब प्यार से आपको ये चीज समझाई गई है कि जब करंट जो होती है सर्किट में सेम होती है, तो वहां पर वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, बताइए। सीरीज होता है ना बेटा। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया? 9th के क्लास के बच्चे बड़े इंटरेक्टिव हैं, 10th के क्लास के बच्चे एकदम शर्मीले हैं, बात ही नहीं करते हैं। आस्था बेटा फिर भी कभी कभी बात करती है। चलो, two resistors are said to be combined in parallel if the same potential difference is applied to the terminals, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम कभी भी ये देखें, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे बात करी बेटा करंट के लिए, ये हमने हालांकि बातें कर ली है, मैं आपका रिवीजन कर रहा हूँ स्टार्टिंग के 5 मिनट। करंट की अगर बात करी जाए, और हमने क्या ले लिया बेटा, हमने सीरीज ले लिया, तो सीरीज में आप जानते हो कि बेटा करंट जो होती है वो सेम होती है। कैसे सेम हो गई? मैंने आपको सर्किट भी बना के दिखाया था। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सोर्स है प्लस माइनस का, ठीक है, बैटरी मान लीजिए कुछ भी हो सकती है, वो कोई सेल हो सकता है, कोई नॉर्मल बैटरी हो सकती है, ठीक है, ऐसे है। करंट ने मूव करना स्टार्ट करा, करंट मूव कर रही है, तो जब यहाँ से आई करंट निकली बैटरी में से, तो पूरे सर्किट में देखो आई करंट ही मूव कर रही है, तो पूरे सर्किट में जब करंट सेम है तो वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन सीरीज का होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर दें कि सर्किट में 2 रेसिस्टेंस लगा दें, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस सीरीज में है तो मिनिमम 2 रेसिस्टेंस तो होने जरूरी है ना, तभी तो आप सीरीज या पैरेलल का कोई कॉम्बिनेशन कर पाओगे। तो मान लो हमने ऐसे कर दिया, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, करंट ने फ्लो करना शुरू करा। जैसे ही करंट फ्लो कर रही है, एक रेसिस्टेंस इसको R1 मिला, एक रेसिस्टेंस को R2 मिला, तो जो करंट R1 में जा रही है बेटा, वही करंट R2 में जा रही है। तो जब करंट दोनों में सेम है, तो बस सिंपल सी बात क्या हो गई कि एक सीरीज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन वहीं पे क्या हो गया कि करंट ने अपने पाथ को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे एक रेसिस्टेंस ये लगा था, ठीक है, एक रेसिस्टेंस ये लगा था, और मान लीजिए एक रेसिस्टेंस ये लगा था, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से एक सोर्स हमने दे दिया, लाइक इस तरह से, और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ से अब करंट फ्लो करी बैटरी से, तो मान लो आई करंट निकली, यहाँ तक भी इवन आई करंट है, लेकिन यहाँ पर आते ही अब बैटरी अब जो करंट है वो कंफ्यूज हो गई। अब करंट सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उसको पता है कि यार अगर मैं इसमें जाऊंगी तो मुझे I1 की फॉर्म में जाना पड़ेगा, अगर मैं इसमें जाऊंगी तो मुझे I2 की फॉर्म में जाना पड़ेगा, और इसमें जाना है तो I3। तो मतलब करंट क्या हो गया बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। या फिर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 2 पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को लेकर जाने में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन हमने किया था, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। याद है आपको?
बताइए। sir. अगर याद है Yes, तो बहुत sir. अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना बाबू, ठीक है। तो ये हो गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर बेटा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि बेटा ये एक कैसा कॉम्बिनेशन है, ऑफ कोर्स ये एक आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। और याद रखेंगे पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हमेशा सेम होता है। याद रखिए, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर दो पॉइंट है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो सेम होगा। अब ये सब क्या बातें आप धीरे धीरे आगे समझोगे अपने आप, डोंट वरी। न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो बस थ्योरी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये बातें हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। R1 प्लस R2 अगर आप मिला दोगे तो वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस सीरीज में बन जाएगा। और अगर आप क्या कर दोगे 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा वो क्या होगा, वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, जो कि ये लिखा हुआ देखो 1/R इक्विवेलेंट, R टोटल को ही R इक्विवेलेंट बोल रहा है वो, ठीक है, इक्वल्स टू देखो 1/R1 प्लस बेटा 1/R2। क्लियर है? तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, आप पढ़ के आए हो, पूरा डिटेल में समझाया था उस दिन मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है पावर और एसी, ठीक है। पावर और एसी आपने सुना होगा, कई बार हम क्या देते हैं, अरे यार जल्दी लाइट्स एसी बंद करो क्योंकि पावर एकदम से बहुत तेज आ गई है। बताओ, सुना आपने घर में? Yes, sir. पावर बोलते हैं, सप्लाई बहुत तेज आ गई, पावर बहुत तेज आ गई है ना, या पावर डिम हो गई है, तो इस तरह की चीजें। देखो इलेक्ट्रिक पावर और एसी, ठीक है, इसमें क्या चीज हो रही है इसको हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट करंट की बात हो रही है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जूल, ठीक है। जूल एक साइंटिस्ट हुए, और अगर आपको याद हो तो इन्हीं के नाम पे एनर्जी की यूनिट भी है जूल। किसी भी तरह की एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होती है, हमेशा जूल होती है, ठीक है। याद रखेंगे जूल होती है, किलो जूल, जूल इस तरह से करते हैं। अर्ग वगैरह भी होती है, ठीक है, लेकिन वो बात की है, वो उसमें आ जाती है, दूसरे सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। देखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। अब ये जो चीज आपको लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, एक फॉर्मूला होता है बेटा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले को याद कर लें अभी के लिए, कैसे आया ये सब चीजें बाद में बताऊंगा। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपसे? बताइए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखो यहाँ पर, अभी मैं आपको सिर्फ ये बातें समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में भी बाद में अपने आप आ जाएंगे। बेटा ये H जो आप देख रहे हो ये है हीट, H क्या है, हीट। तो ये जो आप I देख रहे हो, I है बेटा फ्लो ऑफ करंट, या I कह लीजिए करंट है। तो आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो हमने ये देखा कि जब भी कोई कंडक्टर है अगर हमारे पास, तो कंडक्टर में वो भी कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करेगा, ओमिक कंडक्टर होगा, यानी कि ओम के लॉ को फॉलो करेगा। ओम का लॉ हमेशा फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ओम का लॉ फेल हो जाए, कभी नहीं होगा। तो ये जो हीट थी, ये देखा गया कि यार ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्या देखा गया कि जो हीट होती है, जैसे मान लो कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लो कि जैसे अगर मेरे पास मान लो कि ये मोबाइल है, तो अगर ये मोबाइल है, मान लो कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है, तो जब मैंने इसमें से करंट को फ्लो कराया तो ये अपने आप गर्म होने लगता है। बताओ, जब आप कभी देखो कि बल्ब, जब आप बल्ब को जलाते हो, तो अगर आपने मान लीजिए बल्ब को आधा घंटा जला दिया, तो जब कल को अगर आप बल्ब को छूते हो आधा घंटा जलने के बाद, आपको गर्म फील होगा, होगा कि नहीं होगा? कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वायर्स में से, ठीक है, अगर आप वायर को छू लो, मतलब छू ले इन द सेंस कि ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत करंट मार देगी, अगर वो शील्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको छूओगे आपको वायर गर्म दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब एपरेटस अगर गर्म हो जा रहे हैं, या ये वायर गर्म हो जा रही है, तो ये क्यों गर्म हो रही है, कभी सोचा आपने? बताइए। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर फ्लो कर रहा है तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन भी तो क्रिएट होगा, और अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो वहां पर एनर्जी भी आएगी, एनर्जी आएगी तो बेटा एनर्जी वहां पे हीट की फॉर्म में समझ में आती है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखो कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हो तो एपरेटस में या कभी किसी सब्सटेंस में जब भी हीट जा रही है, या फिर जब भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वहां पे हीट का टर्म जरूर आएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिए आप। और ये देखा गया जब जूल ने ये एक्सपेरिमेंट करा, ये जूल ने एक्सपेरिमेंट करा था, इसीलिए जूल्स का लॉ बोल दिया जाता है। जैसे ओम ने एक्सपेरिमेंट करा था, और ओम ने ये बताया कि यार जो V है वो I के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात किसने बताया था? ओम ने बताया था। ऐसे जूल ने ये बात बताई कि जो हीट होता है, ये जो एपरेटस एकदम से गर्म हो जाते हैं, ये बताया गया कि ये I स्क्वायर के बराबर गर्म होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और इन्होंने ये बात भी बताई कि यार ये जो, चलो इसके अलावा तो एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि ये जो H होती है, जो हीट होती है, वो टाइम के भी बेटा क्या होती है, वो टाइम के भी एक तरह से प्रोपोर्शनल होती है। आप खुद सोचो, अगर मान लो ये मेरे पास बल्ब है, मान लो थोड़ी देर के लिए बल्ब है,
अगर मैंने इस बल्ब को लगा दिया, मैंने सिर्फ 5 मिनट इस बल्ब को जलाया, तो ये ज्यादा गर्म फील होगा, या अगर मैं इस बल्ब को कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक जलाता तो मुझे गर्म ज्यादा फील होगा? बताओ किसमें, 5 मिनट में कि 1 घंटे में? ज्यादा किसमें? 1 घंटे में सर। 1 घंटे में ना। तो बेटा यहाँ से क्या बात सीखी कि टाइम जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा टाइम के रिस्पेक्ट में करंट फ्लो कर रही है, उतना ही ज्यादा हीट होगी। सिंपल सी बात है। तो मतलब यहाँ से क्या बात सीखी? यहाँ से हमने ये बात सीखी कि जो हीट है ना, वो टाइम के साथ भी प्रोपोर्शनल रहती है। जितना टाइम ज्यादा जलने का, उतनी ही हीट ज्यादा, जितनी करंट ज्यादा उतनी ही हीट ज्यादा। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB आता है, ये दूसरा। तो जब आप इन दोनों को क्या करोगे, कंबाइन करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर आ जाता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T। ये बात समझ में आ रही है? I स्क्वायर T बन जाएगा ना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T। जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है? ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि एक इक्वल का साइन आएगा और प्लस साथ ही साथ में कोई वेरिएबल भी इंक्लूड होता है। तो हमारे इन दोनों ही केसेस में बेटा जब ओम ने यूज करा था तो बताओ क्या वेरिएबल यूज करा था? सही है, और सर यानी कि रेजिस्टेंस। और बेटा ये जूल भाई साहब भी क्या यूज करेंगे? ऑफ कोर्स आर को। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो ये जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो प्रोपोर्शनैलिटी हटने के साथ ही इक्वल आया, और बेटा इक्वल आते ही I स्क्वायर आर टी भी आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है बेटा? आर है। और ये फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी को समझना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बताइए प्लीज। यस सर। यस सर। तो देखिए क्या देखा हमने यहाँ से कि हीट जो है बेटा वो स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि I के क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहला पॉइंट। और ये जो आपसे दिख रहा है कि H जो है बेटा वो रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, वहां से भी। और H जो है बेटा यहाँ पर क्या होगा? फ्लो ऑफ कंडक्टर जो आप देख रहे हो जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये काम चलता है। मतलब H जो है बेटा वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी है, H जो है बेटा वो R के प्रोपोर्शनल यानी कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन भी है, और H जो है बेटा वो T के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी जरूरी है, और यहीं से आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल होता है यार ये, इस पे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात हो रही थी। इलेक्ट्रिक पावर को जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर और अच्छे से क्या है। देखो ध्यान से बेटा, अभी जो आपने पढ़ी ना वो आपने हीट के ऊपर बात करी। हालांकि हमने हेडिंग पावर लेके चले थे, लेकिन पावर के साथ साथ मैंने आपको हीट पहले समझाई, और हीट जो थी उसकी यूनिट जूल थी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं पावर। पावर क्या होता है? तो याद रखेंगे पावर होता है बेटा P इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। याद रखेंगे सिंपल, वर्क डन अपॉन टाइम। इसको क्या बोल देते हैं हम? पावर कह देते हैं। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है पावर की डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। बेटा मैंने आपको समझाया बहुत पहले कि अगर कभी भी रेट नाम का शब्द फिजिक्स में यूज हुआ तो मतलब ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा डिनोमिनेटर में किसको लेकर आएगा अपने साथ? टाइम। टाइम को। ये बात मैं आपको पहले ही समझाई हुई है, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या बोल दिया गया? रेट। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो वर्क को करने का जो रेट है, मतलब जिस टाइम से आप वर्क कर रहे हो, है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं। या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोल देते हैं हम? पावर बोल देते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यार प्लीज बल्ब जला दो 1 घंटे के लिए, बहुत रोशनी मतलब हमें चाहिए, तो बल्ब जला दो, अंधेरा हो रहा है, 1 घंटे के लिए बल्ब जला देंगे, फिर हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब आप खुद सोचो, जब आपने 1 घंटे बेटा बल्ब जलाया तो 1 घंटे बल्ब जलने का मतलब है कि 1 घंटा करंट मूव करी हो। बताओ, मानते हो इस बात को कि 1 घंटा करंट ने मूव करा? और 1 घंटा अगर करंट मूव करा तो 1 घंटे में बेटा वर्क डन भी हुआ होगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स चले होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं, ये तो हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर जाने के लिए जो वर्क डन हुआ वही आपका क्या था? एक तरह से सॉरी 2 पॉइंट्स के बीच में चार्ज को लेकर जाने में जो वर्क डन हुआ वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब जब इलेक्ट्रिसिटी बेटा फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर, तो मतलब इन शॉर्ट वर्क हो रहा है। अब ये समझो कि इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, तो अगर वर्क हो रहा है और ये वर्क बेटा कितने टाइम के लिए हुआ? बताओ,
1 घंटे के लिए। तो अगर ये बल्ब जो है, जो कि वर्क डन है, बल्ब को जलाना मींस इज अ वर्क डन, और जब ये 1 घंटे तक हुआ तो बेटा वर्क डन और टाइम दोनों आ गए कि नहीं आ गए? तो हम यहाँ पे क्या बहुत बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिकल पावर है। तो यहीं से बेटा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिकल पावर का, ये इक्वल का साइन है, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बताइए। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? इसीलिए हम बोलते हैं घरों में कि जब हमारे पास सप्लाई एकदम से तेज हो जाए या एकदम सप्लाई डिम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, अरे जल्दी से बंद करो एपरेटस, क्योंकि पावर जो है एकदम से बढ़ रही है या पावर एकदम से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो टर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस हैं, अगर एसी चल रहा है तो एसी को चलाने के लिए करंट जो है वो काम करेगी, वो वर्क करेगी। बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो बेटा इनको करने के लिए, इनको ऑन रखने के लिए करंट जो है वो अपना काम करेगी, और काम करेगी और किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए करेगी। वो टाइम पीरियड क्या होगा? ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक। अब वो ऑफ भले लाइट चली जाए तो हो जाए, या आप स्विच ऑफ कर दो तो हो जाए, तो वो पूरा का पूरा टाइम तो यूज होगा। कभी वो 1 घंटा होगा, कभी कभी वो 24 घंटे भी होंगे। भाई 24 घंटे आपका फ्रिज चल रहा है, ऑफकोर्स बहुत सारे घरों में चलता है, लेकिन 24 घंटे फ्रिज ऑन नहीं रखना चाहिए, ऑफकोर्स कुछ समय के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं अगर आप लॉन्ग लाइफ चाहते हो अपने एपरेटस की। तो ये पावर की जो चीज है वो आपको समझ में आ गई। तो आज से क्या ध्यान रखेंगे कि जो वर्क डन है पर यूनिट टाइम, बस वही क्या है, पावर है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है केतन सर 1 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। जी जी जी। क्लास म्यूट हो सकती है क्या सर? क्या हो सकती है? क्लास म्यूट हो जाएगी एक बार? 1 मिनट सर। अपना माइक म्यूट करके फोन पे मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये सामान ले रहे हैं, ट्राइपॉड। आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बता रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन होगा, तो आपको जो भी नीड है आप बता दीजिए, ले लेते हैं। अच्छा, मार्केट में हम लॉकडाउन होगा सर, कंफर्म है? कंफर्म है सर, कंफर्म। वही सर, मुझे आना चाहिए, ये बता दीजिए एक बार। अगर वो तो डिस्कस कर लेंगे आप। ये बता दीजिए फिलहाल, ट्राइपॉड और माइक और ये अम्ब्रेला लाइट आपके लिए लेना है, कुछ सामान इसमें से? सर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपना बस वहीं पे ही जो आप सेटअप कर रहे हो बस उसी के लिए चाहिए। 2 अम्ब्रेला लाइट हो गई और एक अपना माइक हो गया। माइक कौन सा, बोया का लिया आपने? हाँ जी, बोया का ही बोला है। हाँ ठीक है। और ट्राइपॉड हो गया सर। ट्राइपॉड कौन सा है, वो कैमरे वाला या फिर छोटा वाला, मोबाइल वाला? मोबाइल प्लस कैमरा? कैमरे वाला है, बड़ा बड़ा है ना? ठीक है, वही जो रवि सर के यहाँ है जी। हाँ जी। और सर डाटा केबल ले लीजिएगा सर, एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल। ठीक है, ठीक है, माइक्रो यूएसबी डाटा केबल। ठीक है। और कुछ जो कि सर मतलब क्या होगा, कैमरे से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी अगर यूज हुआ तो। ठीक है, तो यूज एमआई मंगा लो। एमआई एमआई जी। हाँ, कुछ और सर कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि आप वहाँ कानपुर रहें, अभी जैसे आएंगे जी, तो आपको भी दे दे कुछ सामान। आपको वहाँ के लिए यूज के लिए कोई चीज आपको लग रही है तो बता दीजिए, ले लेते हैं। सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मैं तो अगर रिकॉर्डिंग्स कहेंगे तो आप यहाँ से नॉर्मल में रिकॉर्डिंग्स कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मतलब सर, मुझे फिर नहीं चाहिए सर, यहाँ के लिए तो नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर, बाकी कॉल करते हैं सर, बात करते हैं फिर आपसे बाद में। ओके सर, आप क्लास के बाद बात करते हैं। जी 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 जरूर सर, ओके। हाँ बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा वॉट, ठीक है, तो एसआई यूनिट ये जो आप देख रहे हो ना वॉट, ये 1 वॉट क्या होता है अब आप उसको समझो। अभी हमने देखा बेटा कि पावर का जो फॉर्मूला था वो था W/T। ध्यान समझना, आपको ये जो डेफिनेशंस होती हैं आपको खुद बनानी आनी चाहिए, और ये बड़े आराम से आप बना भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने बस अभी एक चीज पढ़ ली कि पावर का जो फॉर्मूला था बेटा वो था W/T, ये आप जानते हो है ना। अब अगर हम क्या करें कि अगर हमें पावर, अच्छा पावर की जो यूनिट होती है बेटा वो वॉट होती है।
WA वॉट। इसलिए आपने सुना होगा कि 220 वोल्ट की अगर सप्लाई आ रही है तो अगर आप कभी कुछ लेने चाहते हो कोई एपरेटस, तो आप वहां पे बोलते हो यार कि इतने वॉट का दे दो या इतने वॉट की ये चीज दे दो, ऐसे आप बोलते हो कई बार, ठीक है। तो ये अगर आपको बेटा 1 वॉट बनाना है, मतलब पावर को अगर आपको 1 वॉट बनाना है, तो पावर को 1 वॉट बनाने के लिए बेटा आपको वर्क डन को भी 1 करना पड़ेगा और आपको टाइम भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अब आप समझे, अगर मैं यहाँ पर वर्क डन अपॉन में सेकंड कर दूं, वर्क डन अपॉन में क्या कर दूं, सेकंड, तो बेटा वर्क डन पर सेकंड, यही मेरा क्या होता है, वॉट होता है। इसको और अच्छे से क्या समझ सकते हैं बेटा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जानते हो ना कि वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी तो है। तो अगर वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेटा वर्क की जो यूनिट है वो क्या होगी, जूल होगी। और अपॉन में जो टाइम आप देख रहे हो, टाइम की यूनिट भी क्या होगी बेटा, सेकंड होगी। तो याद रखिएगा, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, पावर इक्वल्स टू W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क की जो यूनिट थी बेटा वो जूल थी और टाइम हमने यहाँ पे सेकंड ले लिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे MKS लेते हैं, कभी भी मिनट या फिर घंटे मत ले लेना यहाँ पे। अगर आप मिनट और घंटे लोगे तो फिर उसको आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। जब आप कन्वर्ट करोगे उसके बाद ही फिर वो MKS में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जूल और यहाँ पे सेकंड। तो अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हैं तो जूल पर सेकंड ही एक्चुअली में आपको क्या दे रहा है पता है आपको, जूल पर जो सेकंड आप देख रहे हो यही आपका एक्चुअली में W अपॉन T है, या फिर यही एक्चुअली में आपका पावर है। तो जूल पर सेकंड आज से आप याद रखोगे कि पावर की यूनिट होती है, और जूल पर सेकंड को ही दूसरे वर्ड्स में क्या बोल देते हैं बेटा, बताइए, वॉट बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो जूल पर सेकंड ही वॉट होती है। क्लियर हुआ इतना? तो बताइए। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं एक बार उनको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, जरूरी है रीड करना। देखिए लिखा हुआ है कि SI यूनिट इज वॉट, ठीक है। जो पावर है, पावर की SI यूनिट बेटा क्या होती है, वॉट होती है, और इसको W से शो करते हैं। और याद रखिएगा केमिस्ट्री में W नाम का जो सिंबल है वो किसके लिए, कौन सी मेटल के लिए यूज करते हैं, बताओ जल्दी। केमिस्ट्री में W सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, जैसे सोडियम यूज करते हैं उसके लिए Na, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं Cl, है ना, पोटेशियम के लिए यूज करते हैं K। तो बेटा W किसके लिए यूज होता है, बताओ, नहीं बता। बल्ब देखा है, बल्ब में देखना ब्राउन ब्राउन कलर का आपको एक कुछ दिखेगा, ठीक है, एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा टंगस्टन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए बल्ब इतना गर्म होने के बाद भी उसका जो टंगस्टन है वो पिघलता नहीं है, और अगर फिलामेंट पिघल जाएगा तो फिर बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये W किसका सिंबल होता है बेटा, टंगस्टन का, याद रखिएगा। यूजुअली लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ही उसका सिंबल बनता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को बेटा AG बोलते हैं, गोल्ड है, गोल्ड को AU बोलते हैं, तो अलग अलग सिंबल भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि नाम से ही आ जाए। अब जैसे कॉपर है तो कॉपर का CU हो गया, इस तरह से। तो 1 वॉट की अगर हम बात करें तो 1 वॉट पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये जो वर्क डन की बेटा बात हो रही है, याद रखिएगा ये वर्क डन पता है ना एक्चुअली में कौन सा वर्क डन है, ये वही वर्क डन था जो आप पॉइंट A से जब आप चार्ज को लेकर पॉइंट B पर गए थे, तो उस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर जाने में आपने जो वर्क डन करा था वही एक्चुअली में क्या था बेटा, वही एक्चुअली में आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए जो वर्क डन है, उसी वर्क डन को हमने यहाँ पर यूज करा है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये वर्क डन और कोई नहीं होता, ये वर्क डन वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सके। तो बोला जा रहा है कि 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt, ठीक है। जब 1 एम्पियर की करंट को आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो कराओगे तो वही एक्चुअली में क्या होती है, वही आपका एक तरह से पावर होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो पावर की एक यूनिट आपने पढ़ ली, एक फॉर्मूला पढ़ लिया W अपॉन T। अब मैं आपको पावर का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। तो ये होता है बेटा P इक्वल्स टू V इंटू I। अगर आपको मुझे ये सिखाना है ना, ये दूसरा, ये जो दूसरी चीज लिखी है, तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, पावर फॉर्मूला होता है W अपॉन T। ये एक फॉर्मूला था जो भी आप सीख कर आए हो, ठीक है, ये एक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए हो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एक उससे पहले आपने ओम्स लॉ पढ़ा, तो V इक्वल्स टू IR पढ़ा आपने, एक फॉर्मूला, ठीक है। और एक फॉर्मूला पावर का और पढ़ लीजिए, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू I। बेटा अगर आप इन दोनों को मिला दें तो पावर क्या होगा, V इंटू I हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो क्या मैं ये V इक्वल्स टू IR यहाँ पुट कर दूं तो किसी को कोई दर्द होगा, बताओ? नो सर, नहीं होगा ना। तो मैं यहाँ पे V के प्लेस पे रख सकता हूँ। तो अगर मैंने V के प्लेस पे बेटा यहाँ पे IR रख दिया तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू
भाई आई आर यहाँ रख देंगे। देखो इसके प्लेस पे हम क्या रखना चाहते हैं, इसके प्लेस पे हम आई आर रखना चाहते हैं, और एक मेरे पास आई पहले से था और एक आई और हो गया, तो बेटा क्या बन गया, आई स्क्वायर, और बेटा आर हो रहा है, तो पावर का एक देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल्स टू द आई स्क्वायर आर। तो पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई भी होता है, पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी भी होता है, और पावर इक्वल्स टू बेटा आई स्क्वायर आर भी होता है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? बताओ। Yes, sir. एक और देखो बेटा, यही जो P इक्वल्स टू आपको V इंटू आई दिख रहा था, अभी हमने यहाँ से V इक्वल्स टू आई आर रखा था ना, यहाँ पे V के प्लेस पे, यहाँ पे। लेकिन क्या मैं यहाँ से अगर बेटा I की वैल्यू निकाल लूं, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी बताओ? I की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बेटा V बाई आर, मानते हो? I की वैल्यू क्या निकलेगी? V बाई आर। तो क्या मैं I के प्लेस पे V बाई आर रख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. देखें और रख के देखते हैं। तो जब आपने P इक्वल्स टू यहाँ पर रखा, तो देखो V तो ऐसे ही था, और I के प्लेस पे आप रखना चाहते हो V अपॉन में R, तो रख दीजिए V अपॉन में R। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो पावर का एक और फॉर्मूला चौथा। तो चार फॉर्मूले पावर के बेटा हो सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्यों यूज हो रहे हैं? देखो, अगर कभी मुझे क्वेश्चन में ना तो करंट दे, ना तो रेसिस्टेंस की बात करें, ना तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो मुझे फिर वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पावर के लिए? पहला वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्क डन और टाइम पता है। तो क्वेश्चन में वर्क डन और टाइम के बारे में बात होगी, क्योंकि ना तो V देगा, ना तो I देगा, ना तो R देगा, और पावर अगर निकलवाना चाहता है तो पक्की बात है फिर वर्क डन और टाइम तो जरूर देगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? लेकिन क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि ना तो वर्क डन दिया, ना तो टाइम दिया, ना तो रेसिस्टेंस दिया, लेकिन उसने क्या दे दिया? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दे दिया और करंट यानी कि I दे दिया। अब आपसे कहेगा बताओ पावर क्या होगी, तो पावर इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा उस टाइम पे? V इंटू आई। पॉइंट क्लियर? अगर Yes, कभी sir. ऐसा हो कभी कि ना तो W दिया, ना तो T दिया, ना तो उसने आपको वोल्टेज दे दिया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, सिर्फ करंट और रेसिस्टेंस दे दिया, तो फिर फॉर्मूला लगेगा बेटा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्लियर है? और अगर कभी उसने आपको ना तो करंट दी, ना तो वो वर्क डन दिया, ना तो टाइम दिया, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और रेसिस्टेंस दे दिया, तो फिर लगा देना P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ से बेटा इस समय 7 फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ चुके हो। ठीक है, और ये जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं वो एक्चुअली में यहीं से आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक और फॉर्मूला हीट का। देखो 8वां फॉर्मूला, ये सब याद कर लेना। ठीक है, और ये बना सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना, बस अगर आपको पावर का ये फॉर्मूला याद है एक, और ये दूसरा वाला अगर आपको याद है, ये दोनों, तो ये दोनों तो आप बड़े आराम से लगा लोगे। एक बार V की वैल्यू रख देना, एक बार I की जगह वैल्यू रख देना, अपने आप बन जाएंगे। अब देखो बेटा, अभी एक फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, पता है? ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि H इक्वल्स टू, एक मैंने I को अलग कर लिया, इस आई स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया, क्या मैं इसको आई आर लिख दूं तो चलेगा? ऐसे लिख दूं तो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी भी बेटा आई स्क्वायर आर टी तो लिखा ही है, बताओ। Yes, sir. अगर नहीं क्लियर है तो रुको मैं फिर से लिखता हूँ। देखो भाई फॉर्मूला था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी। अगर मैं इस आई स्क्वायर की बात करूं तो मैं इस आई स्क्वायर को ब्रेक कर सकता हूँ ना बेटा दो जगह पे, तो मैं H इक्वल्स टू, अगर मैं इसको I इंटू आई लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा I इंटू आई लिख दिया, और ये आर टी को, R को मैंने इसको I के साथ लिख लिया, और इंटू में T बेटा ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी भी तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, बताओ। Yes, sir. और अगर मैं इस R की बात करूं, ये जो आपको आई आर दिख रहा है, तो बेटा ये आई आर किसका फॉर्मूला होता है? V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। तो क्या मैं आई आर के प्लेस पे V लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया एक और हीट का? दोबारा समझा दो सर, समझ में नहीं आया वाला। क्या? दोबारा समझा दो वाला, समझ में नहीं आया। जितने आप इससे पहले वाली क्लास में थे बेटा, मतलब हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो ना? नहीं मतलब मैं ये हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तब आप थे क्लास में? नहीं सर। हाँ, तो लेट क्यों ज्वाइन करा फिर? चलो कोई नहीं, देखो अभी फिलहाल ये जो लेक्चर है ना बेटा जतिन, ये YouTube पे पढ़ा, ठीक है? YouTube पे आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बस एक बात के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा सिलेबस है 10th का,
और इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत भयंकर टॉपिक है। अभी देखो 400 स्लाइड्स तो मैंने आपको दिखाई दी, अभी तो और भी बनेंगी, हो सकता है 430-40 तक चली जाए। तो हमारा ये टारगेट रहने वाला है। अभी तो बेसिक्स चला तो मैं आपको थोड़ा आराम से लेके चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बेसिक्स खत्म होगा, याद रखिएगा हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा 25 स्लाइड्स 1 घंटे के अंदर हो ही हो। मतलब मिनिमम 25 स्लाइड्स होनी चाहिए 1 घंटे में, और 25 भी लेकर जाओगे तब भी देखो 25 × 10 करो तो 250 स्लाइड, 10 दिन हो जाएंगे तब भी सिर्फ आपकी 250 स्लाइड्स होंगी, जबकि स्लाइड्स कितनी है, 400 के ऊपर है, समझ रहे हो। तो खैर वो हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी कई सारे रिपीट होंगे एनसीईआरटी और लखमीर सिंह वाले, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक दिन के अंदर 40-40 स्लाइड हो रही है, ठीक है, और कई बार ऐसा भी होगा कि शायद 15 स्लाइड भी ना हो पाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरी तरफ से ढील नहीं होगी। और प्लीज मुझे ये मत कहना कि सर अब ये टॉपिक आ रहा है तो इसको छोड़ के प्लीज ये पढ़ा दो, नहीं, हमारी एक बस कंडीशन रहेगी, मैं टॉपिक तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक खत्म नहीं कर लेता, सिंपल सी बात है। हाँ, उसके अलावा ये जरूर हो सकता है कि कभी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपका आ गया है तो मुझे बता दीजिएगा, उसके नोट्स बना के मैं आपको कभी अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी कोई क्लास आपकी ले लूंगा। जैसे अब हम सोच रहे हैं कि संडे को भी आपकी क्लास लें, 10th की क्लास में सोच रहा हूँ संडे को भी हम कंडक्ट करें, क्योंकि जरूरी है। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, संडे को पढ़ लोगे ना? यस सर, यस सर। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी बेटा संडे को। अच्छा, इस बार नहीं होगी बिकॉज मैं कल दिल्ली, आज रात को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो थोड़ा अभी आपने खुद सुन ही लिया होगा, सर बात भी कर रहे थे, है ना। तो फिर मैं मंडे को रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब रिटर्न हो रहा हूँ, तो मंडे को फिर रिटर्न होने के बाद हो सकता है कि मंडे वाली क्लास आपकी शायद थोड़ी लेट हो, ठीक है, होगी जरूर लेकिन थोड़ी लेट हो सकती है, और अगले वाले संडे को जरूर पढ़ेंगे बेटा। चलो, H = I² RT होता है, ठीक है। तो अब ये H = I² RT बेटा जतिन ये याद कर लो, ये एक फॉर्मूला है हीट का, ठीक है। और अगर मैं इस I² R की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा I × I, यहाँ पर R × में T। और आप जानते हो कि ओम्स का जो लॉ है, ओम्स का लॉ ये बात बताता है कि V = IR होता है। तो ये जो IR आपको दिख रहा है, मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ से V लिख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाता है एक और, V × I × T। अभी क्लियर है? ये VIT एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब एक बार जल्दी से क्या करते हैं, एक ब्लैंक शीट यूज करते हैं, और उस ब्लैंक शीट के ऊपर सारे के सारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको यूज करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, सिर्फ फॉर्मूले बताओ। आस्था बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा सबसे पहला? कहाँ चले गए? कैमरा ऑन करो, सारे कैमरा ऑन करो, चलो फटाफट। कीप योर कैमरास ऑन, कम ऑन, जल्दी से। यश आप भी करो, देवांगना बेटा आप भी करो फटाफट, सारे ऑन करेंगे। ओम जी, अर्चिता बेटा जल्दी से कैमरा ऑन करो। अर्चिता आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? से यस। यस सर। कैमरा ऑन कर लिया बेटा आपने अर्चिता? यस सर। ओके, नीलांश समझ में आ रहा है अर्चिता बेटा आपको अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए जल्दी से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो हमने पढ़ा था V = IR, ठीक है। V = क्या पढ़ा था हमने? IR, ये हमने पढ़ा, जो कि ओम्स लॉ एक्चुअली में आपका। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी अभी यहाँ से, एक फॉर्मूला H = I² RT, ठीक है। ये जो अर्चिता बेटा आपके लिए भी है, और बाकी जो बच्चे हैं, इससे पहले वाली क्लास में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आज ही, उसको देख लेना। हमारा चैनल है डाइस इंस्टीट्यूट, डाइस इंस्टीट्यूट आप सर्च करिएगा, अभी मत करिएगा, थोड़ी देर बाद करिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइस इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है, लेक्चर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, और इसके पहले के भी कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। तो H = I² RT, ठीक है, ये चीज हो गई एक फॉर्मूला। अच्छा, इसी से एक फॉर्मूला भी हमने क्या बनाया था, अगर हम IR को V लिख दें तो H = VIT, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। फिर हमने अभी पावर के फॉर्मूले पढ़े थे 4। तो एक फॉर्मूला था P = W/T, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको पावर कहते हैं। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ऑफ कर सकते हो बेटा कैमरा, कोई नहीं। एक हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें तो पावर इक्वल्स था बेटा V × I, है ना। एक हमने ये पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला V × I पढ़ा था। एक हमने पावर में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम V के प्लेस पे IR कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, I² R हो जाएगा, I² R हो जाएगा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला। और अगर आप I के प्लेस पे V/R रख दो तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का V²/R, ठीक है, V²/R। तो ये हमने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। क्या ये आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, प्लीज बताओ? यस सर। यस सर। नहीं है ना? तो अब मैंने इसे लिख भी दिए कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको ये फॉर्मूलों की लिस्ट भी मिल जाए अगर आप कभी कंफ्यूज हो। चलिए बढ़ते हैं वापस अपनी स्लाइड्स में।
हाँ जी, तो यहाँ से हमने ये बात कर ली थी। अब आप थोड़ा सा और आगे समझो। एक फॉर्मूला जो भी हमने बेटा पावर का आपको समझाया, उस फॉर्मूले को जरा मैं एक बार फिर से लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये वाली बात समझानी है। एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ना पावर का, क्या बताओ? V इंटू आई पढ़ा। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि यार जो V है वो वोल्ट होता है। भाई वोल्टेज किस में होती है? वोल्ट में होती है। और बेटा जो I होता है वो किस में होता है? बेटा एम्पियर में होता है। बात समझ में आ रही है? तो वोल्ट इंटू एम्पियर भी एक तरह से बेटा क्या देता है बताओ? पावर, यानी कि वॉट देता है ना? तो वॉट की जो मेरे पास यूनिट है वो क्या क्या हो गई? देखो, अगर कभी W/T से आप पावर के फॉर्मूले को यूज करते हो, W/T से अगर कभी पावर वाला फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ पे जो बेटा यूनिट है वो बनी है जूल पर सेकेंड, उसको आप वॉट कहते हैं। लेकिन अगर आप जूल पर सेकेंड का यूज नहीं कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो बेटा, तो वोल्ट पर एम्पियर, सॉरी वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर जो आप देख रहे हो बेटा, ये भी किसकी यूनिट होती है बताओ? ये भी एक तरह से पावर की ही यूनिट होती है, मतलब ये भी एक तरह से वॉट ही है। तो याद रखिएगा, वॉट को क्या बोल सकते हैं? वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे P इक्वल्स टू V इंटू आई में बेटा P को 1 वॉट करना है, नहीं करो बेटा, अगर मुझे P इक्वल्स टू VI में P को 1 वॉट करना है, तो मुझे वोल्टेज को भी 1 वोल्ट करना पड़ेगा, और मुझे बेटा करंट को भी 1 एम्पियर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज बोली कि अगर बेटा मुझे पावर का जो फॉर्मूला मेरे पास था P इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है, तो इस P इक्वल्स टू V इंटू आई में अगर मुझे पावर को करना है 1 वॉट, पावर को क्या करना है? 1 वॉट, तो मुझे वोल्टेज को करना पड़ेगा बेटा 1 वोल्ट, और मुझे करंट को करना पड़ेगा 1 एम्पियर। तो अगर मैं 1 वोल्ट और 1 एम्पियर कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 वोल्ट मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यार ये जल्दी से बताओ, ये गंदे काम कौन कर रहा है बार बार? पेन कौन चला रहा है? अब नहीं चला पाओगे, चलो पढ़ते हैं। बेटा अगर कभी 1 वॉट चाहिए पावर, तो 1 वॉट पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, देखो बेटा ये 1 एम्पियर करंट थी, फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर कभी भी 1 एम्पियर की करंट बेटा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? 1 वॉट कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir. P equals to VI से क्लियर हुआ? आ रही है। ये P equals to V into I से क्लियर हुआ। आगे चलो। अब एक टर्म होता है बेटा किलोवाट आवर। आप सभी ने, आपके घर में आप बिजली यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा। कभी देखा है उसको, बिल को? वो बिल में ये लिखा होता है, आपके पापा मम्मी शायद बोलते होंगे कि यार इस महीने 40 यूनिट जो है बिजली जल गई है, 40 यूनिट जो है सप्लाई हमने यूज कर ली है, या 40 यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली है। यूनिट में बात करते हैं, तो जो यूनिट होता है ना बेटा, वो यही होता है किलोवाट आवर। तो याद रखेंगे आज से कि जो आपका मीटर होता है, जब वो मीटर मूव कर होता है, आपने देखा होगा मीटर में इस तरह की रीडिंग भाग रही होती है। एक पहले बचपन में आपने शायद छोटे वाले मीटर देखे होंगे, उसमें एक डायल होता था, वो ऐसा घूमता रहता था, ठीक है। और अब क्या है, अब जो है अब एक तरह से डिजिटल आ चुके हैं, या एनालॉगल भी हैं। तो डिजिटल में क्या होता है कि वो ऊपर मूव कर रहा है, जैसे मान लो 2 लिखा है, फिर 2 मूव करके ऊपर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसे आने लगे हैं। तो वही क्या है, तो ये याद रखना कि कितने किलोवाट आप हर घंटे यूज कर रहे हो, ठीक है, कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पावर कहना चाहिए। देखो हमने आपको अभी बताया ना कि घर में क्या आती है? पावर आती है। आप ये बात बोलते हो कि यार पावर बहुत तेज हो गई है, पावर बहुत कम हो गई है, तो हमें अगर बिजली के बिल की बात करनी है तो हम पावर की तो बात करेंगे। और पावर की एक यूनिट अगर वॉट होती है, तो बेटा एक यूनिट किलोवाट भी होती है, इससे बड़ी यूनिट। तो वही समझो, तो किलोवाट क्या है? किलोवाट पावर है। और किलोवाट आवर ही क्या है? एक तरह से यूनिट है, बिजली का बिल है ये, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 घंटे में अगर मैंने इतने किलोवाट पावर यूज कर ली है, तो वही मेरा क्या है? वही मेरा किलोवाट आवर है, ठीक है। तो आप समझो, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। बेटा कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है? जो कॉमर्शियल यूज के लिए है, मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो उसके लिए आप पे कर रहे हो, और हम आपको सप्लाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जो पावर ट्रांसमिशन स्टेशंस होते हैं, बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से आपके ट्रांसफार्मर में सप्लाई भेजी जाती है, और फिर ट्रांसफार्मर से आपके घरों में मीटर में सप्लाई आती है, और फिर मीटर से आपके घर के अंदर जो एपरेटस लगे हुए हैं वहां पे आपको सप्लाई दी जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में MCB वगैरह सब लगे होंगे, है ना।
तो अगर आप उस एमसीबी को बंद कर देते हो तो आपके मीटर में तो लाइट आ रही है, लेकिन एमसीबी का जब आपने कट कर दी तो आपके घर की कोई सप्लाई नहीं चलेगी, क्योंकि आपने एमसीबी को क्या कर रखा है बताइए, डाउन कर रखा है या ऑफ कर रखा है, कुछ भी कह लीजिए। तो जैसे आप एमसीबी को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से सप्लाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है बेटा किलोवाट आवर, याद रखेगा। तो मीटर्स जो होते हैं, बिजली के जो मीटर लगे होते हैं वो किलोवाट आवर में ही यूनिट बताते हैं। एक चीज और ध्यान रखो, 1 किलोवाट आवर में बेटा 3.6 into 10⁻⁶ जूल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अभी के लिए, कैसे आया मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। आगे अब इसमें वही है कि आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि ये वॉट आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जूल में, तब जाके पूरा बनता है। मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हो गया। चलिए फिलहाल अभी टाइम भी नहीं है ना, तो इसलिए अभी मैं वो नहीं चाह रहा। आगे देखो, रिप्रेजेंटेड एज P = I²R। ये देखो थोड़ा सा बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन आपको शायद अजीब सी लगी होगी कि मैंने I2R लिख दिया है। बेटा ये I2R नहीं है, ये I² R है। अभी देखो हमने आपको पढ़ा है ना P = V × I, एक फॉर्मूला ये पढ़ाया था। अगर आप यहाँ पे V = IR लिख दें यहाँ पर, तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा बेटा P = I²R। तो बेटा ये I²R लिखा है, याद रखो, ये P = I²R है, ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन ऐसी आप समझ सकते हैं। मैं खुद टाइप करता हूँ तो यार इतना प्रोफेशनल तो नहीं है कि मैं पावर ऊपर लगा लूं। ठीक है, तो ये I²R लिखा है, समझ पा रहे हैं। और ऐसे ही बेटा ये P = V² में R लिखा है। ठीक है, ये भी कहाँ से आएगा, ये भी बेटा यहीं से आएगा। जब आप I को रिप्लेस कर दोगे ना V/R से, I को V/R से रिप्लेस कर दीजिए, तो पावर क्या बन जाएगी, V² R बन जाएगी। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है बेटा, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 kilowatt hour is defined as the amount of energy consumed when 1 kilowatt power is used in 1 hour। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आप 1 घंटे के अंदर इतने किलोवाट अगर एनर्जी यूज कर रहे हैं, या 1 किलोवाट अगर आप पावर यूज कर रहे हैं, तो वही बेटा क्या होती है, वही 1 किलोवाट आवर होती है। और ये 1 किलोवाट आवर एक्चुअली में अगर कोई पूछे आपसे कि क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलोमीटर वॉट बेटा, मतलब 1 किलोवाट आवर जो है वो बेटा कॉमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रहेगा। तो इट्स अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। ठीक है, ये अब आपका बेसिक्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने ही जा रहा है। अब नेक्स्ट क्लास से ऑफ कोर्स हमें सीधा क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। एक मॉडल है बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, तो इसको समझ लो। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ अ सीड। ड्रिफ्ट का मतलब जो मूवमेंट होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये एक तरह से सी का काम करते हैं ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू जंप आउट एनी नेबरिंग एटम। मतलब ये है, समझो बस मेन चीज ये है कि जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये मॉडल है। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं बेटा। यहाँ पर ये आपको कुछ दिख रहे होंगे, आपको ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। तो पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मेटल, ठीक है, ये मेटल के हैं पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड दैट doesn't belong to any metal ion। और जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ये किसी भी मेटल आयन के नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लस किसी एक माइनस के साथ तो कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला प्लस भी किसी माइनस के साथ हो जाएगा, ये भी कोई बॉन्ड बना लेगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट रहेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री मूव करेंगे पूरे एटम के अंदर, और वही कॉज करेंगे बेटा क्या, करंट। अगर समझ में, तो इसी को बोल देते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस इलेक्ट्रॉन मॉडल वगैरह नहीं आएगा आपके में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लीजिए एक बार क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अभी हमने यूज करा वो वर्ड ड्रिफ्ट यूज करा। एवरेज वेलोसिटी which an electron attains inside a metallic conductor due to the application of an electric field due to the potential difference। देखो ध्यान से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा, ध्यान समझना, पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, बिकॉज उसका प्रैक्टिकल आपको ऑफ कोर्स नहीं कराया जा सकता। अब ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये साइंटिस्ट करते हैं, ना तो आपको लैब में कराए जाएंगे ना तो कहीं और कराए जाएंगे। ठीक है, बस आप इसको याद ही कर लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसके अंदर, उस पूरे मटेरियल के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स ने एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया। देखो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक मूवमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी आ गई
जो कि एक तरह से एवरेज वेलोसिटी थी, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर सुन लो क्या मैंने बोला बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, मैटर के अंदर या मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को एक एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, और उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके, हाँ चलिए अब है बैटरी एंड इट्स वर्किंग, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जो बैटरी होती है, आप जानते हैं कि बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं बेटा। जब कई सारे सेल मिल जाएंगे तो बैटरी को बना देगा, इसको ध्यान रखो। सेल में एक पॉजिटिव होगा बेटा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखो, एक पॉजिटिव होगा बेटा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। और जब कई सारे सेल, अब देखो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से होगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये पूरा बेटा बैटरी बन गई। बैटरी कैसे बन गई, जब कई सारे सेल आपने जोड़ दिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कई सारे जब कॉम्बिनेशन जोड़ देते हो तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अ सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना है तो हमें बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा। यही जो आपने देखा होगा ना, इस तरह का सेल, जो घड़ियों में सेल आपने देखा होगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस ऐसे होता है, और इसी में क्या होगा, इसी में आपका यहाँ पर आपका वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही वाली बात हो रही है कि यार अ सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर आपको सप्लाई करानी है तो सप्लाई कराने के लिए कोई सोर्स देना पड़ेगा ना सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर जो सोर्स है वो कहाँ से आएगा, या तो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई दो, या तो फिर आप क्या करो, या तो आप कोई सेल से दो, या आप कोई बैटरी से दो, या आप कोई और जो है ऐसा मटेरियल जो सप्लाई दे सकता है उससे दो। तो आपको देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। तो ये वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज क्रिएटेड इनसाइड इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा बेटा, ये केमिकल रिएक्शन चल रही होती है अंदर। सेल की जो एनर्जी है ना, वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। सेल की एनर्जी क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो अंदर केमिकल्स भरे हैं उसके। एनोड पे जो होता है, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, याद रखो, एनोड को बेटा पॉजिटिव कहते हैं, कैथोड को माइनस कहते हैं। तो एनोड जो होता है, सेल की बात करें तो सेल का एनोड जो होता है बेटा, किसका बना होता है, कॉपर का, और कैथोड किसका बना होता है बेटा, सिल्वर का। ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये बस आपको एक रिएक्शन दी गई है एनोड और कैथोड की, ऐसा जरूरी नहीं होता, चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इतना नहीं है कि नॉर्मल हम आपको यही सेल प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा नहीं होता। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या मेटल्स हो सकती है, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर हो फिलहाल के लिए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रिएक्शन में डाउट तो नहीं है? देखो बेटा, कॉपर जो है ना, यहाँ पे ये जो कॉपर आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में ऐसे लिखा है, देखो, कॉपर 2+। तो जब आप कॉपर 2+ में, ये 2+ का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। इसका मतलब ये तो होता है वैलेंसी पढ़ के आए हो बेटा। अगर सोडियम के ऊपर हमने +1 लगाया है, ऐसा क्यों करा था, क्योंकि सोडियम का आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2,8,1 करते हैं। ये शेल कंप्लीट है, ये शेल कंप्लीट है, लेकिन इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इससे सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और डोनेट करने की वजह से एक प्लस ले लेता है अपने ऊपर। तो वही है, कॉपर जो होता है, कॉपर बेटा 2 जो है डोनेट कर देता है, इसलिए कॉपर 2+ ले लेता है। तो अगर मुझे कॉपर को न्यूट्रलाइज करना है, कॉपर को एकदम स्टेबल करना है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं, मुझे इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस से देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे थे। तो अगर ये कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, तो ये कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब सिर्फ कॉपर बचेगा। तो अब ये समझ में आया? Yes, sir. और ये कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में होता है। अच्छा सिल्वर देखो, सिल्वर जो होता है बेटा Ag, सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर का भी बेटा Ag2+ होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, कोई नहीं, हाँ, तो ये होता है जब इसमें भी आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ना, तो भी बेटा क्या हो जाएगा, वो Ag बना लेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ले रहे हैं? यस सर। जतिन एक देर में आते हैं, हाँ बेटा, अगली क्लास से टाइम पे आइएगा, ओके। चलो बेटा, थैंक यू। फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। विदाउट किसी को? नो सर। No, sir. चलिए, थैंक यू। वेल